सभी साथियों को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि डाक मतपत्र की गणना आप कैसे करेंगे। डिस्क्लेमर या प्रस्तुति प्रशिक्षण के उद्देश्य से तैयार की गई है। किसी संशय या संदेह की स्थिति में समस्त सुसंगत अधिनियम, नियम एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें तथा रिटर्निंग अधिकारी के तत्कालिक दिशा निर्देशों के अधीन अपना कार्य संपादित करें। काउंटिंग स्टाफ के बारे में जानते हैं। तो ईवीएम से गणना हेतु काउंटिंग स्टाफ क्या होगा, ईवीएम से गणना कैसे होगी, इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप उसमें ईवीएम की गणना को देख सकते हैं। पोस्टल बैलेट की गणना हेतु आपको एक काउंटिंग सुपरवाइजर, 2 काउंटिंग असिस्टेंट और 1 माइक्रो ऑब्जर्वर और साथ में एआरओ महोदय आपके साथ में रहेंगे। चलिए, गणना टेबल पर सामग्री क्या होगी। सामग्री आपको जो भी दी जाएगी टेबल पर पहले से होगी। भाग 87 का भाग जो 2 मतलब डाक मतपत्र को चढ़ाने के लिए जो आप प्रारूप है वो आपको टेबल पर मिलेगा और साथ में ब्लू इंक, पेन, रबर बैंड, ये इत्यादि सब चीजें आपको मिलेंगी। मतगणना का प्रारंभ कब होगा। तो मतगणना का प्रारंभ होने के पूर्व ये घोषणा आपसे करवाई जाएगी। सभी को जो मतगणना कक्ष में मौजूद लोग हैं, ठीक 1951 की धारा 128 के तहत जो घोषणा है वो पढ़ी जाएगी आरओ महोदय के द्वारा और इस घोषणा के पश्चात मतदान का कार्य शुरू होगा। तो मतगणना का प्रारंभ कब होगा। मतगणना का प्रारंभ सुबह डाक मतपत्र की गणना से शुरू होगा और वह सुबह 8 बजे होगा और 8:30 बजे ठीक ईवीएम से गणना का कार्य चालू होगा। डाक मतपत्र के बारे में आपको बता दें कि डाक मतपत्र जो हैं वो 2 प्रकार के होंगे। एक ईटीपीवीएस जो कि सेवा मतदाताओं के द्वारा भेजे गए हैं, जो आर्मी वगैरह में लोग हैं, सेना में लोग हैं, उनके द्वारा। और दूसरा है सामान्य डाक मतपत्र जो अभी आपने पोस्टल बैलेट डलवाए हैं, जो घर घर जाकर वोटिंग कराई है, कर्मचारियों ने जो वोट डाले हैं, ठीक है, वो सारे सामान्य डाक मतपत्र कहलाएंगे। इस ईटीपीवीएस की गणना की प्रक्रिया क्या होगी समझ लीजिएगा। ईटीपीवीएस की प्री काउंटिंग हेतु व्यवस्था, तो जो सेवा मतदाता जो आर्मी में सेना में लोग हैं, उन्होंने ईटीपीवीएस के माध्यम से अपना मत एक लिफाफे में क्यूआर कोड जिस पर है उसको भेजा है अपने डाक मतपत्र के रूप में। इस डाक मतपत्र की व्यवस्था के लिए तकनीकी टीम जो है, तो ये सारे लिफाफे तकनीकी टीम के पास होंगे और वो अपनी पूरी सुनिश्चित कार्रवाई करेंगे, क्यूआर कोड की रीडिंग करेंगे और इसके उपरांत क्यूआर कोड की रीडिंग करने के बाद 13A का क्यूआर रीड करने के बाद घोषणा पत्र का जो डाक मतपत्र का लिफाफा है, ठीक है, उसकी क्यूआर स्कैनिंग करने के बाद आपको डाक मतपत्र का लिफाफा बस सौंप देंगे जिसकी आपको गणना कर देनी है। अब आते हैं सामान्य डाक मतपत्रों की गणना का क्या क्रम होगा। तो सामान्य जब आप डाक मतपत्रों की गणना करेंगे तो सबसे पहले आपको बड़ा लिफाफा खोलना है। ये आप मैंने तीनों चीजें लगाई हैं। ये बड़ा लिफाफा है सबसे ऊपर, फिर ये उसके अंदर निकलने वाली घोषणा है जिसे 13 का कहते हैं, जो निर्वाचक की घोषणा है, और तीसरा लिफाफा है डाक मतपत्र का लिफाफा जो पूरी तरह सील होगा और इसी के अंदर रखा होगा, बड़े लिफाफे के अंदर ये दोनों चीजें। बड़ा लिफाफा आपको खोल लेना है और फिर 13 का में जो घोषणा निर्वाचक के द्वारा की गई है, ये 13 का है, निर्वाचक के द्वारा ये घोषणा की गई है, इसकी स्क्रूटनी करना है सबसे पहले। तो आपको तो बड़ा लिफाफा खोलते हुए यदि आपको 13A ये जो निर्वाचक का घोषणा पत्र है उसमें नहीं मिलता है तो आप बाकायदा जो दूसरा लिफाफा है बड़े लिफाफे में रख दीजिए, बंद करके उसको निरस्त कर दीजिए यदि ये 13 का नहीं मिलता है। फिर इस 13 का अगर मिलते हैं आपको डाक मतपत्र के अंदर तो 13 का की स्क्रूटनी कीजिए। स्क्रूटनी करते समय 3 चीजों का ध्यान रखिए। नंबर 1, सबसे पहले बैलेट क्रमांक चेक करिए। जो पोस्टल बैलेट क्रमांक है ये 1 to 8 जो लिखा है, ये नमूना के लिए लिखा है, तो आप यहाँ बैलेट क्रमांक चेक करिए। कैसे चेक करिए, जो ये छोटा लिफाफा लिखा है, जो ये छोटा लिफाफा है, ये इस छोटे लिफाफे में डाक मतपत्र का ऊपर देखो ये क्रमांक लिखा है 1 to 8, यही क्रमांक हमें यहाँ पर चेक कर लेना है कि ये एक जैसा है कि नहीं। फिर दूसरा, निर्वाचक के हस्ताक्षर चेक करिए। यदि निर्वाचक ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो उस मामले में यह पूरा का पूरा जो डाक मतपत्र है निरस्त माना जाएगा और निरस्त की श्रेणी में रख दिया जाएगा। ये बात, इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी स्क्रूटनी क्या करनी है, हाँ याद रखिए यहाँ पर निर्वाचक के हस्ताक्षर, अगर हस्ताक्षर है तो हस्ताक्षर, यदि निर्वाचक ने अंगूठा भी लगाया है तो भी मान्य होगा। तीसरा आपको देखना है अनुप्रमाणनकर्ता ऑफिसर के हस्ताक्षर। जब आप 13 का की स्क्रूटनी कर रहे हो तो तीसरे नंबर पे देखिए क्या यहाँ जो अनुप्रमाणनकर्ता अधिकारी है उसके हस्ताक्षर, उसका पदनाम और उसमें मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी लिखा है कि नहीं। यानी जो अनुप्रमाणनकर्ता ऑफिसर है उसके हस्ताक्षर के साथ साथ उसका पद विवरण है कि नहीं। अगर उसने सील नहीं लगाई है तो वो माना जाएगा कि सील
जो है भूलवश नहीं लगी है, सील ना होने के कारण आप इसे निरस्त नहीं करेंगे। यदि यहाँ पर ऑफिसर ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, अपना पदनाम वगैरह सब लिखा है, तो यह स्वीकृत माना जाएगा। तो ये 3 चीजों की स्क्रूटनी करिए। यदि 13 काम है, ये तीनों चीजें सही हैं, बैलेट क्रमांक सही है, निर्वाचक के हस्ताक्षर सही है और ऑफिसर के हस्ताक्षर पदनाम सहित हैं, सील नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो यह स्वीकृत माना जाता है। तो अब फिर क्या करेंगे आप? तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक आपकी टेबल पर 500 डाक मतपत्र लगभग आ सकते हैं। एक टेबल पर 500 डाक मतपत्र की गणना की जा सकती है। तो आपको जितने डाक मतपत्र मिले, सबसे पहले बड़ा लिफाफा खोलते जाइए, उनके ये 13A की स्क्रूटनी करते जाइए और रख दीजिए। ध्यान दीजिए, अभी आपको यह डाक मतपत्र वाले लिफाफे नहीं खोलने हैं, नहीं तो आप ये भी खोलो, ये भी खोलो और फिर उसके बाद तुरंत ये भी खोल दो। तो आपको सबसे पहले बड़े लिफाफा खोलकर ये 13 का निकालना है और 13 का निकालकर इसकी स्क्रूटनी करना है। 3 बिंदु जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। निम्नलिखित मामलों में आंतरिक कवर खोले बिना पीवी को खारिज कर दिया जाना चाहिए। जो डाक मत पत्र है, ये किस स्थिति में खारिज होगा? यदि प्रपत्र 13 का में घोषणा को खोलने पर नहीं पाई जाती। अगर आपने 13 का ये लिफाफा खोला और उसके अंदर ये 13 का नहीं मिला, भले ही लिफाफा रखा है, लेकिन अगर 13 का नहीं है, अब आप सोचोगे हो सकता है कि ये 13 का इसके अंदर रखा हो, तो इसके अंदर रखा हो तो हमें ये खोलना ही नहीं है, ना चेक करना है। आपको तो सीधा इसको खोलकर ये सफेद कागज देखना है कि घोषणा रखी है कि नहीं। अगर ये नहीं रखी, मामले में यह डाक पत्र निरस्त की श्रेणी में रखा जाएगा। घोषणा पत्र पर निर्वाचक ने यहाँ निर्वाचन लिख दिया, निर्वाचक है, निर्वाचक के हस्ताक्षर नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि देखिए निर्वाचक के हस्ताक्षर, यहाँ अगर निर्वाचक हस्ताक्षर नहीं करता, अंगूठा नहीं लगाता है, तो यह जो घोषणा है ये निरस्त मानी जाएगी। पूरा का पूरा डाक पत्र निरस्त की श्रेणी में आएगा। घोषणा पत्र को सक्षम अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित नहीं किया गया। वही यहाँ पर क्या है कि अधिकारी ने, ये तो सब चीजें ठीक है, बैलेट क्रमांक से निर्वाचक ने हस्ताक्षर भी कर दिए, लेकिन अनुप्रमाणित अधिकारी की यहाँ पर कोई सील साइन है ही नहीं, तो फिर आपको इसको निरस्त की श्रेणी में रखना है। घोषणा पत्र में उल्लिखित पीवी का सीरियल नंबर आंतरिक कवर में उल्लिखित सीरियल क्रमांक से भिन्न है। यहाँ पर डाक मत पत्र का जो क्रमांक है 1 to 8 लिखा है और यहाँ पर डाक मत पत्र का क्रमांक 1 to 8 लिखा है, मतलब ये सही है। अगर यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, तो इस अवस्था में यह डाक मत पत्र निरस्त की श्रेणी में जाएगा। तो ये आपकी पहली स्टेज है, अच्छे से सुनना। पहली स्टेज में बड़ा लिफाफा खोला जाएगा। बड़े लिफाफे के अंदर ये 2 चीजें आपको दिखाई देंगी, ये है 13 का और ये है डाक मत पत्र। तो आप पहले 13 का को निकालिए और साथ में डाक मत पत्र भी निकाल लीजिए, उसको एक तरफ रख दीजिए। 13 का की स्क्रूटनी कीजिए और 13 का को इकट्ठे करते जाइए। यदि मान लीजिए आपकी टेबल पर उदाहरण 200 डाक मत पत्र हैं, तो सबसे पहले 200 डाक मत पत्र के पहले बड़े लिफाफे को खोलते जाइए, उनके अंदर जो 13 का है उनको स्क्रूटनी करके अलग रखते जाइए, जो निरस्त होते जाए उनको अलग रखते जाइए। अभी आपको यह डाक मतपत्र का लिफाफा नहीं खोलना है, ये बाद में एक साथ खोले जाएंगे जब 13 का की स्क्रूटनी हो जाएगी। उसके उपरांत 13 का जब लिफाफे में रख दिए जाएंगे, उसके उपरांत यह लिफाफा खोला जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। जब आप 13 का की घोषणा को स्क्रूटनी कर लें, सारे 13 का आपने इकट्ठे कर लिए, 250 मत पत्र 250 डाक मत पत्र हैं आपकी टेबल पर। आपने देखा कि भाई 235 जो डाक मत पत्र हैं वो 13 का उनके सही है, बाकी 15 के सही नहीं है, तो उन 15 लिफाफों को निरस्त की श्रेणी में अलग रख दीजिए ट्रे में, और 235 13 का जो आपके हैं उनको एक क्रम में जमा लीजिए और उसी क्रम में अब अपने ये छोटे लिफाफे जो जिसमें डाक मत पत्र है उनको जमा लीजिए। क्लियर है? घोषणा में त्रुटि के कारण पीवी की अस्वीकृति, तो मैंने आपको बता दिया, हमें घोषणा या तो नहीं पाई जाती है, दोषपूर्ण है, तो पीवी को आंतरिक लिफाफे के अंदर सामग्री बिना जांच किए अस्वीकार कर देना चाहिए। मान लीजिए आपने बड़ा लिफाफा खोला और उसके अंदर जो 13 का है वह दोषपूर्ण है, मतलब कोई भी जो 3 हमने स्क्रूटनी की उनमें से एक नहीं है, आप उसी में वापस उस लिफाफे को छोटे को और 13 का को रख दो और बड़े लिफाफे को रख करके पीछे की तरफ लिख दो निरस्त। और निरस्ती का कारण क्या होगा, जब अपन सील लगाएंगे वो लिखेंगे। अभी आप कॉर्नर पर निरस्ती का कारण भी छोटे अक्षरों में लिख दीजिए। इस आधार पर खारिज पीवी के मामले में खुले हुए छोटे लिफाफे और दोषपूर्ण घोषणा को उनके संबंधित बड़े लिफाफे रख देना चाहिए। प्रपत्र 13 का में घोषणा में त्रुटि कारण पीवी के अस्वीकृति के सही मामलों को आरोप द्वारा फिर से सत्यापित किया जाएगा। अब जब आप इतने निकाल लोगे कि 13 का स्क्रूटनी में 15 जो है खराब निकले हैं, दोषपूर्ण निकले,
तो इनको सत्यापित आरओ द्वारा भी किया जाएगा। फिर बताया जाएगा आपको कि इन पर खारिज की सील लगाइए और उनके कारण को लिख दीजिए। बड़े लिफाफे में ऐसे सभी अस्वीकृत पीवी को एक अलग सील बंद पैकेट में रखा जाएगा और उस पर अस्वीकृत डाक मतपत्र उल्लिखित किया जाएगा। तो जब आप सब स्क्रूटनी कर लेंगे तो आपको एक लिफाफा मिलेगा अस्वीकृत डाक मतपत्र का। जैसे भी इतने ऐसे मामले हैं जिनमें 13 का सही नहीं पाया गया या नहीं पाया गया, तो आप ऐसे लिफाफे को, सारे लिफाफे जो खारिज हो गए उनको एक बड़े लिफाफे में रख दीजिए और उसके ऊपर अस्वीकृत डाक मतपत्र, ये आपको लिखा मिलेगा लिफाफा, उसमें रख दीजिए। चलिए अब क्या करना है, 13 का और 13 खा की जांच के बाद आंतरिक कवर खोलना। सभी वैध घोषणाओं को एक सीलबंद लिफाफे में एक साथ रखा जाना है जिसमें गणना की तारीख, वैध घोषणाएं उल्लिखित किया जाएगा। अब सारे 13 का को आप इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है, उनकी काउंटिंग कर लीजिए, इतने 13 का है, ठीक उतने ही आपके पास डाक मतपत्र के लिफाफे होंगे जो अभी खुले नहीं है। ठीक जब ये निश्चित हो जाए कि जितने 13 का है और जितने डाक मतपत्र हमारे सामने उनकी संख्या समान है, तो आप 13 का उठाइए, उनको बाकायदा रबड़ लगाइए, रबड़ लगा के एक लिफाफा होगा जिसमें वैध घोषणाएं होंगी, ठीक उन पे रख करके उस लिफाफे को सील बंद कर दीजिए। फिर आप डाक मतपत्र खोलेंगे। ध्यान दीजिए, पहले 13 का को सील करना है, सारे 13 का, ठीक उस 13 का को सील कर लो और सील करने के बाद उसमें भी घोषणा वाला लिफाफा उसमें रख दो और फिर अब यह कार्य मतपत्र वाले छोटे लिफाफे खोले जाने से पहले किया जाना चाहिए। देखिए साथ इसमें साफ लिखा है 13 खा लिफाफा कौन सा है, वह लिफाफा है जिसके अंदर डाक मतपत्र रखा है जो अभी तक खुला नहीं है। जब हम 13 का यानी घोषणाओं को एक लिफाफे में बंद कर देंगे उसी के बाद ही 13 का खोला जाएगा। ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। इसके बाद छोटे लिफाफे मिलाए जाएंगे, उन्हें एक के बाद एक खोला जाना चाहिए। मतपत्रों की वैधता की जांच की जानी चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए। संबंधित अभ्यर्थी को वैध मतपत्र दिए जाएंगे, संबंधित अभ्यर्थी को वैध मतपत्र दिए जाएंगे। अमान्य मतपत्रों को एक अलग ट्रे में रखा जाना चाहिए। अब आप लिफाफा खोलिए डाक मतपत्र का। डाक मतपत्र का जैसे आप लिफाफा खोलेंगे तो उसके अंदर एक डाक मतपत्र निकलेगा। अब सबसे पहले उन डाक मतपत्रों को आपको जो वैध हैं उन्हें अलग और जो मतलब रिजेक्टेड हैं उनको अलग करना है। अब आप कैसे तय करेंगे कौन से वैध हैं कौन से रिजेक्टेड हैं, अब आप उन्हें जानिए। केवल इस आधार पर सत्यापन अधिकारी ने प्रारूप 13 का में निर्वाचक की घोषणा पर अपनी मोहर नहीं लगाई है यदि सत्यापन अधिकारी ने उस फॉर्म पर अपने नाम और नाम संबंधित प्रशासनिक दिए हैं तो डाक मतपत्र खारिज नहीं किया जाएगा। मैंने आपको बताया था ना कि जो आपका घोषणा है यदि उस पर सील नहीं लगी है अनुप्रमाणन अधिकारी की और उसने अपना पूरा विवरण दिया है तो आपको सील ना होने के कारण उसे खारिज की श्रेणी में नहीं रखना है। बाहरी कवर बी पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए। जो बड़ा लिफाफा है उसके ऊपर एक मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो बड़ा लिफाफा है ये, इस बड़े लिफाफे पर देखिए लिखा भेजने वाले के हस्ताक्षर। यदि मान लीजिए भेजने वाले यानी निर्वाचक ने अपने हस्ताक्षर नहीं किए तो इस आधार पर ये नहीं कि ये लिफाफा रिजेक्ट, ये आपका डाक मतपत्र रिजेक्ट हो जाएगा, इसको आपको स्वीकृत करना है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। डाक मतपत्र के खारिज होने के आधार, इसे अच्छे से समझ लीजिए। डाक मतपत्र कौन से खारिज होंगे, डाक मतपत्र यानी बैलेट पेपर जो आपने छोटे लिफाफे से निकालकर इकट्ठे कर लिए, ढेर लगा लिया है, ठीक है, अब उनको आपको ठीक रिजेक्टेड यानी जो रिजेक्टेड है उनको अलग और जो सही है उनको अलग करना है। अब सबसे पहला, यदि डाक मतपत्र पर मत अंकित नहीं है, आपने बैलेट पेपर निकाला और आपने देखा कि किसी भी प्रकार का चिन्ह उस पर नहीं है तो ऐसा डाक मतपत्र रिजेक्टेड माना जाएगा। मैं अभी आपको छवि भी दिखाता हूं कि कैसे ये होगा। यदि मत 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों के पक्ष में मतांकन किया है, मान लीजिए निर्वाचक या मतदाता ने 2 अभ्यर्थियों के सामने निशान लगा दिए, 3 अभ्यर्थियों के सामने निशान लगा दिए, मतलब 1 से ज्यादा अभ्यर्थियों के सामने यदि उसने मतांकन कर दिया है तो ऐसा डाक मतपत्र भी खारिज की श्रेणी में आएगा। तीसरा, यदि अंकन स्पष्ट नहीं है कि यह किस उम्मीदवारों के लिए, यदि उसने ऐसा चिन्ह लगा दिया है जो 2 उम्मीदवारों के क्षेत्र में जा रहा है, 2 उम्मीदवारों के नाम पे उसमें पहुंच रहा है और ये अंकन स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा कि ये किस उम्मीदवार के लिए दिया है, या उसने एक ऐसा सही का निशान बनाया जो 1, 2, 3 उम्मीदवारों के स्लॉट में चला गया, तो फिर ऐसा डाक मतपत्र खारिज माना जाएगा। यदि डाक मतपत्र जाली है, यदि डाक मतपत्र आपने निकाला और आपको लगता है नकली है, जो क्रमांक उस पर डला है वह क्रमांक हमारे
जो घोषणा पत्र क्रमांक लिखा है उससे नहीं मेल खा रहा है, जो डाक मतपत्र का लिफाफा है उसके क्रमांक से मेल नहीं खा रहा है और वो जाली है, नकली है, ठीक है, तो आप उसे खारिज कर दीजिएगा। यदि डाक मतपत्र इतना विकृत है कि इसकी वास्तविकता की पुष्टि नहीं की जा सकती, यानी विकृत मतलब ये क्षतिग्रस्त हो गया, इतना फटा हुआ रख दिया, मतलब किसी मतदाता ने, हो सकता है कि डाक मतपत्र के अंदर जब डाक मतपत्र रखा तो उसने 1 2 3 जगह से फाड़ दिया हो या कुछ कर दिया हो, क्षतिग्रस्त कर दिया हो, ये तय करना संभव ही नहीं है कि किसको दिया गया। तो ऐसे क्षतिग्रस्त जो भी बैलेट पेपर है इनको खारिज कर देना चाहिए, इनको गणना में नहीं लिया जाएगा। यदि डाक मतपत्र को अलग लिफाफे में लौटाया जाता है तो भाई 13C जो प्रदान किए गए फॉर्म है 13C लिफाफे, उसी में डाक मतपत्र आना चाहिए, ठीक है, उसके अलावा कोई अन्य लिफाफे में यदि आता है तो फिर वो मान्य नहीं किया जाएगा। यदि डाक मतपत्र पर मतदाता की पहचान में कोई अंकन किया गया है, कोई ऐसा चिन्ह जो मतदाता ने वोट मतांकन करते समय बना दिया है जिससे उसकी पहचान सुनिश्चित हो सकती है, ऐसे डाक मतपत्र भी खारिज हो जाएंगे, ठीक है। अब जब आप क्या कहते हैं कि जो रिजेक्टेड है और जो सही है उनको अलग रख लेंगे, तो आप रिजेक्टेड वाले जो डाक मतपत्र हैं, ठीक, तो प्रथम समीक्षा के दौरान खारिज होने पर 13G के पीछे निम्न सील को लगाया जाएगा। ये वो सील है जो आपको 13G यानी जो आपका बड़ा लिफाफा था जिसको ऐसे डाक मतपत्र आपने निरस्त कर दिए थे जिनकी 13G की घोषणा सही नहीं थी, जो लिफाफे हैं उन पर ये सील लगाकर उनका कारण आप लिखेंगे। फिर खारिज डाक मतपत्र के पीछे गणना के समय निम्न सील लगाई जाएगी। तो खारिज जितने भी डाक मतपत्र हैं, बैलेट पेपर हैं जिनको आपने खारिज किया, जो मैंने अभी कारण बताए थे आपको, तो उनके पीछे इस सील को लगाया जाएगा और कारण भी लिखा जाएगा। मतांकन नहीं किया है, एक से अधिक अभ्यर्थी विपक्ष मतांकन किया, जो भी उचित है उस पर आप चिन्ह लगा देंगे कि इस प्रकार से यह खारिज किया गया है। मतपत्र नकली है, असली मतपत्र के रूप में पहचान संभव नहीं है, क्षतिग्रस्त है, निर्धारित लिफाफे 13G में मतपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, यह चिन्हांकन के कारण अभ्यर्थी के पक्ष में मतांकन स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, मतपत्र पर ऐसा चिन्हांकन जिससे निर्वाचक की पहचान होती है, जो 7 में से जो कारण हो आप उस पर टिक कर दीजिए और यह सील डाक मतपत्र के पीछे लग जाएगी। क्लियर है? चलिए, वैध डाक मतपत्रों की अभ्यर्थीवार वितरण। अब क्या करना है, जो आपके वैध मतपत्र हैं जिनको आपने खारिज और वैध अलग अलग कर लिए आपने, तो अब खारिज वालों पर सील लगाइए, उन्हें एक अलग लिफाफे में रख दीजिए, ठीक। अब आपको गणना करना है उनकी जो वैध डाक मतपत्र है। खारिज मतपत्रों को अलग करने के उपरांत वैध मतपत्रों की गणना की जानी चाहिए, प्रत्येक अभ्यर्थी खाते में उन्हें प्राप्त मत दिए जाने चाहिए। तो अब आप अभ्यर्थी वाइज सारे डाक मतपत्रों को जमाते जाइए, ठीक है, जितने अभ्यर्थी हैं तो उस हिसाब से डाक मतपत्र उनके स्लॉट में रखते जाइए, अलग अलग छांट लीजिए अभ्यर्थी वाइज। इसके उपरांत प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त डाक मतपत्रों की कुल संख्या की गणना की जानी चाहिए और प्रारूप 20 में परिणाम पत्रक तैयार किया जाना चाहिए। अब कुछ नहीं, उठाइए डाक मतपत्र अभ्यर्थी वाइज और उन्हें गिनते जाइए और उनकी संख्या को प्रारूप 20 में जो हमारा परिणाम पत्रक है तैयार किया जाना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ कि कैसा रहेगा, उसमें लिखते जाइए। अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए आरओ द्वारा इस संबंध में घोषणा की जानी है। चलिए, डाक मतपत्र की गणना का विवरण। तो जब आप डाक मतपत्र गिन लेंगे तो आपको देखो ये प्रारूप भरना है, ठीक, टेबल क्रमांक लिखना है, कक्ष क्रमांक, राउंड क्रमांक, प्राप्त डाक मतपत्रों की संख्या, कितनी आपको टेबल पर डाक मतपत्र मिले थे, 13G को खोलने पर उसके अंदर प्रारूप 13G प्राप्त ना होने की संख्या, से कितने लिफाफे थे जिनमें 13G प्राप्त ही नहीं हुआ, उनकी संख्या दे दीजिए। 13G की घोषणा की समीक्षा करने पर निरस्त डाक मतपत्रों की संख्या, फिर आपने स्कूटनी की थी 13G की, अब उस समीक्षा के दौरान मान लीजिए आपके डाक मतपत्र 2 4 5 जितने भी हैं ऐसे निकले जिनमें 13G सही नहीं था, उनकी संख्या लिख दीजिए। 13G को खोलकर वैध निरस्त मतपत्रों की कुल संख्या, जब आपने डाक मतपत्र खोला और वैध और रिजेक्टेड जो अवैध थे उनको अलग कर लिया आपने, तो उनकी यहाँ संख्या जोड़ कर दे दीजिए, इतने वैध और इतने अवैध, ठीक। और फिर आप अभ्यर्थी वाइज अभ्यर्थी का नाम, ये सब प्रिंटेड मिलेगा आपको, ठीक है, प्राप्त मतों की संख्या करके, ठीक, उनके वैध मतों का योग कर दीजिए और जितने निरस्त मतपत्र हैं उसकी संख्या भी आप दे दीजिएगा। ये दूसरा भाग है उसका, कुल निरस्त डाक मतपत्रों की संख्या, जो निरस्त हुए डाक मतपत्र उनकी संख्या यहाँ आ जाएगी, गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे, गणना भी करके यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे और रिटर्निंग सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी अपने हस्ताक्षर कर देंगे। अब समेकित डाक मतपत्र की गणना, ये अब ये एक कंपाइल होगा, सारी टेबलों की डाक मतपत्र एक अलग टेबल पर कंपाइल होंगे, ठीक है। तो यह प्रारूप में वो कंपाइल करेंगे टेबल नंबर 1 के 2 के 3 के,
ठीक सबके इकट्ठे करके यहाँ जुड़ लगा देंगे। ठीक है, ये आपका काम नहीं है, ये अलग से समेकित डाक मतपत्र की जो गणना कर रहा होगा वो करेगा। ईटीपीबीएस, अब मैंने कहा था ना, जो डाक मतपत्र सेवा मतदाताओं के ईटीपीबीएस आए थे उनकी भी गणना आपको ही करनी है। आपको लिफाफे मिले, बस वही आप पहले मतपत्रों को देख लीजिए, कितने उसमें वैध हैं, कितने सही नहीं है। ठीक है, उनको अलग करके उनकी संख्या गिन लीजिए, उनका एक प्रारूप अलग से आप भर दीजिएगा, गणना का विवरण। वही ये सब आप पढ़ लेंगे तो सब आपको पता चलेगा। ईटीपीबीएस का गणना का ये दूसरा भाग है प्रपत्र का, और इसे आप पूरा करके दे देंगे। तो अब आते हैं उस बात पर जो रिजेक्टेड का कारण है। मैं आपको इसकी इमेज दिखाता हूँ, ये देखिए। सही तरीका ये है, ये अभ्यर्थियों के नाम है और अभ्यर्थियों के नाम के सामने मान लीजिए मतदाता ने कोई सही का चिन्ह लगाया है या क्रॉस का चिन्ह लगाया, तो ये मतांकन करने का बिल्कुल सही तरीका है। ऐसा मतपत्र खारिज नहीं, ये वैध मतपत्र है और यह गिनती में लिया जाएगा। रिजेक्टेड देखिए, अब उसने दो जगह चिन्ह लगा दिए, अगर अभ्यर्थियों के सामने तो ऐसा मतपत्र रिजेक्टेड माना जाएगा। और यदि उसने देखिए ये कोई भी चिन्ह नहीं लगाया, खाली मतपत्र पर कोई भी चिन्ह नहीं लगाया, खाली है, तो वो भी रिजेक्टेड की श्रेणी में आएगा। इसके बाद यदि देखिए उसने मतांकन किया, ये क्रॉस का चिन्ह लगाया, ठीक, अब आधा ऊपर है आधा नीचे, दो अभ्यर्थियों में चला गया, इसे रिजेक्टेड श्रेणी में रखा जाएगा। ये देखिए उसने मतांकन किया, दूसरे हिस्से में उसने मतांकन किया, लेकिन कॉर्नर पर देखिए उसने सिग्नेचर कर दिए, यानी अपने हस्ताक्षर कर दिए, जिससे मतपत्र की गोपनीयता भंग हो जाएगी कि यह किसका मतपत्र है, इसलिए इसे रिजेक्टेड श्रेणी में रखा जाएगा। ध्यान दीजिए, ये मतांकन तो सही है, लेकिन उसने बैलेट पेपर के ऊपर कहीं भी दस्तखत कर दिए हैं, तो यह रिजेक्टेड माना जाएगा। आगे देखिए, उसने ऐसा मतांकन किया, देखिए ये 2-3 अभ्यर्थियों के हिस्से में जा रहा है, ऐसा मतपत्र रिजेक्टेड होगा। अब ये कंडीशन देखिए, उसने YPS यानी अपना नाम लिख दिया, अभ्यर्थी के आगे कोई चिन्ह नहीं लगाया, उसने अपना नाम लिख दिया जिससे उसकी पहचान हो जाए, तो यह भी रिजेक्टेड श्रेणी में जाएगा। इसके अलावा भी ध्यान रखिए, कभी कभी जो मतदाता अंगूठा लगाते हैं, ठीक है, निर्वाचक की घोषणा पर अंगूठा लगाते हैं, तो उनके हाथ में स्याही रह जाती है। वैसे तो हमारे मतदान अधिकारी उसको पहुंच देते हैं, लेकिन मान लीजिए स्याही है और उसने मतपत्र पकड़ा और वह स्याही किसी अभ्यर्थी है उसके नाम के सामने आ गई, तो यह रिजेक्शन का कारण नहीं होगा। इसे हम ये मान लेते हैं कि जब उसने मतपत्र पकड़ा तो वह स्याही उस पर आ गई है। हमें मतांकन के लिए यह चिन्ह देखना है कि उसने सही या क्रॉस का चिन्ह लगाया या नहीं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें आपने जानी है, आप अच्छे से डाक मतपत्र की गणना करेंगे। आशा है आप कुशलता से काम करके अपने कार्य को अंजाम देंगे। मेरी सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार।